सभी को नमस्कार। मैं रफ़ीक अहमद। आज की इस क्लास में वैसे तो हम इनफाइनाइट सीरीज़ पढ़ रहे हैं और इनफाइनाइट सीरीज में हमने कुछ टेस्ट पढ़ लिए हैं, आगे वाले टेस्ट हमें अभी पढ़ने हैं। लेकिन आज की इस क्लास में हम कुछ जनरल चीज़ें जो आपकी पहले की पढ़ी हुई हैं और इनफाइनाइट सीरीज में जिनका काफ़ी यूज़ होगा वो पढ़ रहे हैं। और ये बातें न केवल रियल एनालिसिस में इनफाइनाइट सीरीज़ पढ़ने के लिए ज़रूरी हैं बल्कि अदर क्लासेस के लिए भी ज़रूरी हैं। जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन में भी हमें एक्सपेंशंस करने पड़ते हैं, लिमिट निकालनी पड़ती है। डिफरेंशियल कैलकुलस में भी इनकी ज़रूरत पड़ती है। तो थोड़ी सी जनरल टाइप की चीज़ें आज हम रिवाइज़ कर रहे हैं एक तरह से, क्योंकि रिवाइज़ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये सब चीज़ें आपने 12th में पढ़ी हैं। यहाँ पर बीएससी में विभिन्न जगहों पर इनका यूज़ होता है, तो वो मैं केवल याद दिला रहा हूँ, रिवाइज़ करवा रहा हूँ, यानी विदाउट प्रूफ। तो फर्स्ट पॉइंट है सम इम्पोर्टेंट लिमिट्स। हमें बहुत बार लिमिट निकालनी होती हैं, तो कुछ मानक लिमिट हैं जिनको कि हम सीधे याद रखें और डायरेक्ट इनका उपयोग कर सकते हैं। इनमें पहली है लिमिट थीटा टेंस टू 0 टेन थीटा अपॉन थीटा, ये 1 होता है। टेन थीटा का एक्सपेंशन करके भी इसको हम प्रूव कर सकते हैं कि 1 होता है, या डीएल हॉस्पिटल नियम जो होता है उसका यूज़ करके भी हम प्रूव कर सकते हैं। लेकिन हम इसके प्रूफ पर नहीं जा रहे हैं, हम इसको डायरेक्ट याद रखें कि टेन थीटा अपॉन थीटा पर जब लिमिट थीटा टेंस टू 0 लगाएं तो 1 आएगा। सिमिलरली साइन थीटा अपॉन थीटा, थीटा टेंस टू 0, तो ये लिमिट भी 1 होती है। इसके बाद r की पावर n पर n टेंस टू इन्फिनिटी लिमिट लगाएं। अब इसको ऐसे ध्यान रखें कि r इस समय कांस्टेंट हो जाएगा और n जो पावर है वो टेंड्स टू इन्फिनिटी होगी, यानी कांस्टेंट पर पावर n हो और पावर n टेंड्स टू इन्फिनिटी हो तो लिमिट क्या आती है। तो दो केसेस यहाँ पर लिखे हैं। इस लिमिट की वैल्यू डिपेंड करेगी इस बेस यानी आधार r की वैल्यू पर। अगर r की वैल्यू -1 और 1 के बीच कुछ है, यानी मॉड ऑफ r 1 से कम है, यानी r का संख्यात्मक मान न्यूमेरिकल वैल्यू 1 से कम है, तो ये लिमिट 0 होती है। और जब r 1 से बड़ा होता है तो ये लिमिट इन्फिनिटी होती है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे किसी संख्या पर पावर बढ़ाते चले जाएं तो वो किस ओर अग्रसर होगी। अगर 1 से छोटी संख्या है तो फॉर एग्जांपल 0.1 1 से छोटी संख्या है, 0.1 की 1 पावर, 0.1 की 2 पावर, 0.1 की 3 पावर, 0.1 की 4 पावर एंड सो ऑन। अगर हम इन टर्म्स की वैल्यूज़ देखें तो ये 0.1 होगा, ये 0.01 होगा, ये 0.001 होगा, ये 0.0001 होगा एंड सो ऑन। यहाँ पर 0.1 यानी r 1 से कम धनात्मक संख्या है, तो उस पर जितनी वैल्यू पावर बढ़ाते जाएंगे वो संख्या उतनी ही कम होती चली जाएगी। दैट इज दिस टेंड्स टू 0। लेकिन अगर 1 से बड़ा है r, जैसे हम 2 ले लें तो 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 4 एंड सो ऑन। ये टर्म्स किधर जा रही हैं? टेंड्स टू इन्फिनिटी, क्योंकि ये वैल्यू 2 है, ये 4 है, ये 8 है, 16 एंड सो ऑन, टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो कहने का मतलब ये कि जब r की पावर n और इस पर पावर n टेंड्स टू इन्फिनिटी कराएं, यानी पावर n को बढ़ाते चले जाएं, तो r की पावर n की वैल्यू किधर अग्रसर होगी? अगर r -1 और +1 के बीच कोई नंबर है
तब तो ये वैल्यू 0 को अग्रसर होगी, और अगर r 1 से बड़ा है तो ये वैल्यू इन्फिनिटी को अग्रसर होगी। r का मान 1 होने पर तो 1 ही रहेगी, और r का मान -1 से कम होने पर ये इन्फाइनेटली ऑसिलेटिंग होती है, दोलन करती है। ये सब बातें हमने गुणोत्तर श्रेणी में भी पढ़ी हैं। जो हम इन्फाइनाइट सीरीज़ पढ़ रहे हैं उसमें हमने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या गुणोत्तर श्रेणी पढ़ी थी, और उसमें भी ये सब लिखा था, और इससे भी ज़्यादा डिटेल में लिखा था। लेकिन फ़िलहाल हम गुणोत्तर श्रेणी ना कह के इस बात को इस तरह से याद रखें कि कांस्टेंट की पावर n और n टेंस टू इन्फिनिटी हो तो ये वैल्यू 0 हो जाती है अगर बेस या आधार r संख्यात्मक रूप से 1 से कम हो, और जब r 1 से बड़ा हो तो पावर के अनंत की ओर अग्रसर होने पर लिमिट इन्फिनिटी आती है। तो ये लिमिट को हम डायरेक्टली यूज़ करेंगे, इन्फाइनाइट सीरीज़ में तो करेंगे ही, और जगह भी हम यूज़ करते हैं जहाँ भी इसकी आवश्यकता पड़ जाती है। यहाँ पर बेस कांस्टेंट था, पावर इन्फिनिटी को अग्रसर हो रही थी। इस वाली लिमिट में पावर कांस्टेंट है और जो बेस आधार है n वो इन्फिनिटी को अग्रसर हो रहा है, तब लिमिट क्या होती है n की पावर r। तो ये जो लिमिट है, क्योंकि यहाँ पर n तो अग्रसर होगा इन्फिनिटी को, तो इस लिमिट की वैल्यू डिपेंड करेगी r की वैल्यू पर। ये लिमिट इन्फिनिटी आ जाएगी अगर r पॉजिटिव संख्या है, यानी पॉजिटिव संख्या पर पावर बढ़ाते चले जाएं, यानी पावर अगर पॉजिटिव हो और n बढ़ाते चले जाएं तो वैल्यू अनंत की ओर अग्रसर होती है। अगर r का मान 0 होगा तब तो ये वैल्यू ही 1 हो जाएगी, n की पावर 0 तो 1 रहेगी, और 1 एक कांस्टेंट हो जाएगा, और कांस्टेंट पर लिमिट लगाने पर वही 1 आएगा। r अगर नेगेटिव है यानी नेगेटिव पावर है और n टेंड्स टू इन्फिनिटी करें तो लिमिट 0 हो जाती है, क्योंकि नेगेटिव पावर होगी तो ये 1 हो जाएगा और वैल्यू नीचे आ जाएगी, और नीचे वाली अनंत होगी तो कुल वैल्यू 0 की ओर अग्रसर हो जाएगी। तो इसको भी ध्यान रखें। जैसे अगर मान लो मैं कहूँ कि अगर हम जो पावर r है वो 1 से बड़ा लेके देखें, जैसे n की पावर 3/2, अब ये टर्म है और इस पर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगाएं तो ये अनंत आएगा, क्योंकि 3/2 1 से बड़ा है। लेकिन अगर हम n की पावर -1 और इस पर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगाएं तो ये 0 आ जाएगा, क्योंकि 1/n हो जाएगा और नीचे वाली टर्म अनंत की ओर अग्रसर होगी तो 0 हो जाएगा। तो इस बात को डायरेक्टली याद रखें तो यह है कि n की पावर r की लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी होने पर कितनी होती है वो डिपेंड करती है r की वैल्यू पर। अगर r पॉजिटिव है तो ये लिमिट अनंत होगी, यानी कि n पर, नेचुरल नंबर पर पॉजिटिव पावर होने पर ये लिमिट अनंत होती है, और नेगेटिव पावर होने पर 0 होती है। इन दो का ही ज़्यादा उपयोग होगा, तो ये लिमिट भी ध्यान रखें। इन दोनों में अंतर भी देखें। यहाँ पर जो पावर है वो अनंत की ओर अग्रसर हो रही है, और यहाँ पर जो बेस है वो अनंत की ओर अग्रसर हो रहा है, पावर कांस्टेंट है। तो ये दोनों लिमिट्स को हम इनफाइनाइट सीरीज़ में भी बहुत बार यूज़ करते हैं, और मैथमेटिक्स में और बहुत सारी जगहों पर इनको यूज़ करते हैं, तो उनको ध्यान रखें। एक लिमिट जो इनफाइनाइट सीरीज़ में बहुत यूज़ होगी वो ये है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ऑफ 1 + 1/n टू द पावर n। तो ये लिमिट e होती है, और हम जानते हैं कि e की वैल्यू 2.7 के करीब होती है, यानी 2 और 3 के बीच में होती है। ये लिमिट e होती है। इसको कैसे प्रूव किया गया है वो उस पर अभी हम नहीं जा रहे हैं। दोनों तरफ लिमिट को l मान के और दोनों तरफ log लेकर प्रूव किया गया है, या अगर हम इसको रफली प्रूव भी करके देख लें तो जैसे हम जानना चाहते हैं कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ऑफ 1 + 1/n टू द पावर n ये कितनी होगी। तो मान लें कि लिमिट l है, फिर इसका दोनों तरफ log ले लें तो log ऑफ l log ऑफ दिस आएगा, और वो log फिर अंदर आ जाएगा, वो लिमिट की एक प्रॉपर्टी से है। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ऑफ log ऑफ 1 + 1/n
n टू द पावर n या लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ऑफ n log 1 प्लस 1/n, इसको ऐसे लिख पाएंगे और log का एक्सपेंशन कर देंगे और उसके बाद लिमिट लगा देंगे। जैसे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ऑफ n इंटू log का एक्सपेंशन होगा 1/n माइनस 1/2n स्क्वायर प्लस अदर टर्म्स, n को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ऑफ 1 माइनस 1/2n एंड सो ऑन। और अब n टेंस टू इन्फिनिटी अप्लाई कर देंगे तो जिनमें अपॉन n है यानी हर में n है वो सारे टर्म जीरो हो जाएंगी n टेंस टू इन्फिनिटी पर और लिमिट 1 आ जाएगी। 1 वैल्यू है log l की, तो l की वैल्यू हो जाएगी e की पावर 1 यानी e, यानी ये वैल्यू e हो जाएगी। l हमने इसको माना था, ऐसे इसको प्रूफ भी कर सकते हैं। खैर प्रूफ इस समय उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इसको सीधे हमें ये पता होना चाहिए कि ये लिमिट e होती है, क्योंकि इनफाइनाइट सीरीज में तो ख़ासतौर से इसको हम डायरेक्टली यूज़ करेंगे। इसमें थोड़ा सा वेरिएशन दें तो हम ये भी कह सकते हैं कि n ही ज़रूरी नहीं है। अगर इसमें जैसे 1 प्लस 1/n की पावर n था, उसकी बजाय 1 प्लस 1/n स्क्वायर की पावर n स्क्वायर होता तो भी इसकी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर e हो जाती, या 1 प्लस 1/6n प्लस 5 होता और पावर भी फिर 6n प्लस 5 होती तो भी ये लिमिट e हो जाएगी n टेंस टू इन्फिनिटी पर। कहने का मतलब इस लिमिट में इस जगह पर जहाँ n है, यहाँ अपॉन में n है और यहाँ पावर में n है, n की बजाय n का कोई फंक्शन भी हो, फलन, फंक्शन ऑफ n fn, यानी 1 प्लस 1/fn की पावर fn, तब भी लिमिट e आ जाएगी, बशर्ते कि ये जो n का फलन है वो कैसा हो, n का फंक्शन ये खुद ऐसा हो जो n टेंस टू इन्फिनिटी पर इन्फिनिटी की ओर अग्रसर होता हो। जैसे हमने अभी यहाँ एग्जांपल लिया 6n प्लस 5 ऐसा फंक्शन है n का जो खुद अनंत की ओर अग्रसर होता है n टेंस टू इन्फिनिटी पर, या n स्क्वायर ऐसा फंक्शन है n का जो खुद अनंत की ओर अग्रसर होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे 1 प्लस 1/, और n का फलन मान लो मैं ले लूँ 3/n और पावर 3/n लगा दें तो ये e की ओर अग्रसर होगी, ऐसा हम नहीं कह रहे। यहाँ पर फंक्शन ऑफ n जो है वो 3/n लिया है और ये 3/n ऐसा फंक्शन नहीं है जो अनंत को अग्रसर होता हो, ये शून्य को अग्रसर होता है। मतलब ये हुआ कि ये मानक लिमिट है, स्टैंडर्ड लिमिट है, ये तो e होती है 1 प्लस 1/n की पावर n, n टेंस टू इन्फिनिटी लगाने पर e आता है। लेकिन n के स्थान पर n का कोई फलन हो तो भी ये लिमिट e आएगी, बशर्ते कि वो फलन खुद अनंत की ओर अग्रसर हो, और इसके लिए सामान्यतः ये फंक्शन n का कोई बहुपद होगा, जैसे n स्क्वायर या 6n प्लस 5 इस तरह का, जो खुद अनंत की ओर अग्रसर होता हो, तो भी ये लिमिट e आ जाती है। इस मानक लिमिट को भी याद रखें। और एक लिमिट, मानक लिमिट ये है n की पावर 1/n, इसमें बेस एंड पावर दोनों वेरिएबल हैं, दोनों n पर आधारित है या n का फलन है, तो ये भी लिमिट 1 होती है। जैसे 1 की पावर 1/1, 2 की पावर 1/2, 3 की पावर 1/3, 4 की पावर 1/4 एंड सो ऑन, ये संख्याएं 1 की ओर अग्रसर हो रही है। ये मतलब है n टू द पावर 1/n की लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर 1 आती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लिमिट्स हमने यहाँ पर डिस्कस की हैं। और जब हम इनफाइनाइट सीरीज़ पढ़ते हैं और मैथमेटिक्स की और भी ब्रांचेज में कैलकुलेशन करते हैं तो हमें कई अनिर्धारित रूप बन जाते हैं।
तो कुछ अनिर्धार्य रूप और कुछ ऐसे रूप जो अनिर्धारित से लगते हैं लेकिन अनिर्धार्य नहीं होते हैं, और कुछ कन्फ्यूजिंग टर्म्स जो हमें ज़्यादातर हमारे सामने आएंगी और उनकी वैल्यूज़ हम कई बार गलत लिख जाते हैं, तो मैं उनको डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पर कि ये क्या होते हैं। तो पहले तो हम इस बात पे आए कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म या अनिर्धार्य रूप कौन से होते हैं। 0/0 प्राइमरीली एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है, यानी अनिर्धार्य रूप होता है, ये हम सब जानते हैं। उसके अलावा होते हैं इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 0 टू द पावर 0, 1 टू द पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी टू द पावर 0। ये सब अनिर्धार्य रूप हैं। अब रही बात यह कि इनको याद कैसे रखा जाए अनिर्धार्य रूपों को, तो केवल याद रखने के पर्पज़ से मैं कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ। जैसे 0/0 तो अब सीधा याद रह ही जाएगा कि अनिर्धार्य रूप होता है। 0/0 की कोई निर्धारित वैल्यू नहीं होती। जब भी ये फॉर्म बनती है या आ जाती है तो हमें इससे बच के चलना होता है। 0/0 तो अनिर्धार्य रूप होता ही है। बाकी ये जो 3 अनिर्धार्य रूप हैं, हम इनको ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि इनको 0/0 में कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी है, हालांकि फंक्शन लेकर उस पर लिमिट लगा के फिर ये कैलकुलेशन होती है, मगर मैं केवल याद रखने के पर्पज़ से इसको बहुत गंभीरता से इस प्रोसेस को ना लें, मैं केवल याद रखने के पर्पज़ से बता रहा हूँ। इसको जैसे इन्फिनिटी को हम 1/0 लिख देते हैं, और इस इन्फिनिटी को 1/0, फिर 1/0, और ये जो 1/0 इसको 0/1 लिख देंगे इनटू करके, तो ये 0/0 में कन्वर्ट हो जाएगा। 0 इंटू इन्फिनिटी है, तो 0 इंटू इस इन्फिनिटी को 1/0 लिख दें, तो 0 इंटू 1 0 हो जाएगा, तो ये भी 0/0 में कन्वर्ट हो जाएगा। और इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, तो इस इन्फिनिटी को 1/0 माइनस इस इन्फिनिटी को 1/0, तो इसको लिख सकते हैं 1 - 1/0, और फिर ये 0/0 हो जाएगा। मैं केवल इतना बताना चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा ध्यान रखने के लिए कि ये अनिर्धार्य रूप है या नहीं। ये तो होता ही है अनिर्धार्य रूप, ये भी इस रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है, ये भी इस रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है, और ये भी इस रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ये 3-4 को ध्यान रखें कि अनिर्धार्य रूप होते हैं। ये 3 पावर वाले हैं जिनमें घात है, 0, अनंत, 1, इन्हीं में से कोई बेस हो, इन्हीं में से कोई पावर हो, तब वो अनिर्धार्य रूप बनता है कि नहीं बनता है। इस बात को याद रखने के लिए हम लॉग लेके देख सकते हैं। लॉग लेके देखने के लिए, यानी लॉग लेने के बाद ये टर्म पर अगर हम लॉग ले लें तो लॉग लेने के बाद इनमें से कोई सा अनिर्धार्य रूप बन जाएगा, या ये कह सकते हो कि ये तीनों भी 0/0 में कन्वर्ट हो जाएंगे लॉग लेने के बाद। तो लॉग लेने के बाद ये क्या बनेगा वो देखने से पहले हम लॉग की कुछ वैल्यूज़, जिनको कि स्टूडेंट्स नॉर्मली गलत लिख देते हैं या कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, उनको हम सीधे याद रखें। log 1 = 0 होता है, ये सब जानते हैं। log 0 माइनस इन्फिनिटी होता है, और log इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है, ये ध्यान रखें। कई बार ऐसा होता है कि log 1 = 0 होता है, ये तो सही है और ये याद रहता है, तो हम गलती से log 0 = 1 लिख जाते हैं, वो नहीं होना चाहिए। log 0 माइनस इन्फिनिटी होता है, और log इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है। log की ये 3 वैल्यूज़ को ध्यान रखें पहले। अब जैसे इस पर आएँ कि 0 की पावर 0 अनिर्धार्य रूप है कि नहीं, तो 0 की पावर 0 का अगर हम log ले लें तो log ऑफ 0 की पावर 0, तो इसको हम कर देंगे 0 log 0, ये पावर बाहर गुणा में आ जाएगी, 0 एज इट इज़, और log 0 माइनस इन्फिनिटी होता है, तो ये हो जाएगा 0 इंटू माइनस इन्फिनिटी को हम क्या लिख सकते हैं, -1/0 लिख सकते हैं, तो ये 0/0 में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली 1 टू द पावर इन्फिनिटी, तो 1 टू द पावर इन्फिनिटी को अगर log लेंगे तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी log 1, log लेने पर, यानी इन्फिनिटी इंटू 0, log 1 0 होता है, तो ये भी 0/0 में आ जाएगा। या इन्फिनिटी टू द पावर 0, अगर इन्फिनिटी टू द पावर 0 इसका log लेंगे तो हो जाएगा 0 इंटू लॉग इन्फिनिटी, और 0 एज इट इज़, और log इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है, तो ये भी 0 इंटू इन्फिनिटी को 1/0, यानी 0/0। कहने का मतलब ये कि जो बेसिक अनिर्धार्य रूप है वो तो ये है 0/0।
वो सारे रूप जो डायरेक्टली अथवा लॉग लेने के बाद 0/0 में कन्वर्ट हो जाते हैं वो भी सब अनिर्धारित रूप होते हैं। तो अब जैसे चाहें, मैंने थोड़ा बहुत याद रह जाए उसके लिए एक्सप्लेनेशन दिया है, वो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं है। पहले हम फंक्शंस मानेंगे, फिर लिमिट लगाएंगे, तब वो बातें सिद्ध होंगी, लेकिन उसमें ज़्यादा समय लगता है, इसलिए मैंने रफली एक आइडिया दिया है कि उनको याद कैसे रखा जा सकता है। ऐसे मान सकते हो कि पावर वाले वो रूप, अगर हमें पावर वाले किसी रूप को देखना है कि वो इन अनिर्धारित रूप है अथवा नहीं, तो हम उसको जो है लॉग लेके देख लें। लॉग लेने के बाद वो 0/0 में कन्वर्ट हो जाए तो वो अनिर्धारित रूप होता है। और इनको कैसे 0/0 में कन्वर्ट किया है वो अभी मैंने समझाया। खैर जैसे भी हो, आपको जैसा भी उचित लगे, हमें ये ध्यान रखना है कि ये 7 अनिर्धारित रूप होते हैं। और ये फॉर्म जब भी आ जाए तो इससे हमें बच के चलना होता है। कोई और कैलकुलेशन करके उसको सिंप्लीफिकेशन करने के बाद लिमिट तब लगानी होती है जब अनिर्धारित रूप नहीं आ रहा हो। कुछ फॉर्म ऐसी हैं जो अनिर्धारित रूप जैसी लगती हैं लेकिन नहीं होती, उनको भी ध्यान रख लें। नॉट इंडिटरमिनेट फॉर्म, जैसे इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, वो अनंत ही होता है। अनंत माइनस अनंत तो अनिर्धारित रूप होता है, लेकिन अनंत प्लस अनंत अनिर्धारित रूप नहीं होता। और जब अनंत प्लस अनंत नहीं होता तो अनंत प्लस अनंत प्लस अनंत प्लस अनंत प्लस अनंत कितनी भी बार, वो भी अनिर्धारित रूप नहीं होता, वो भी अनंत ही होता है। इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी भी इन्फिनिटी होती है। इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी तो अनिर्धारित रूप होता है, लेकिन इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है, या अनिर्धारित रूप नहीं होता। पावर में अनंत की पावर अनंत भी अनंत ही होता है। तो ये देखें, ये वैल्यूज़ अनंत ही होती हैं, ये अनिर्धारित रूप नहीं होती हैं। अनंत को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, एक फाइनाइट नंबर को इन्फिनिटी से गुणा करेंगे तो इन्फिनिटी ही आ जाएगा अगर वो नंबर पॉजिटिव है, और अगर वो नंबर ए नेगेटिव है तो माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा। जैसे अनंत इंटू 2 तो अनंत ही होगा, अनंत इंटू 100 तो अनंत ही होगा, अनंत इंटू -10 तो माइनस अनंत आ जाएगा। अनंत को परिमित संख्या से गुणा करें, परिमित अशून्य संख्या से, तो वो अनंत या माइनस अनंत ही आता है, पॉजिटिव या नेगेटिव होने की आधार पर। तो ये कुछ बातें, यानी कि कुछ इम्पोर्टेंट लिमिट्स और कुछ अनिर्धारित और निर्धारित रूप हमने यहाँ डिस्कस किए। जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि ये जनरल टाइप का लेक्चर है, और इसमें इनफाइनाइट सीरीज़ में तो इसका उपयोग होगा ही, लेकिन अन्य जगह पे भी इसका उपयोग होगा, तो ये सभी के लिए उपयोगी है। इनके अलावा कुछ एक्सपेंशंस, कुछ विस्तार हमें इनफाइनाइट सीरीज़ में भी करने पड़ते हैं और अन्य जगहों पर भी करने पड़ते हैं। तो हम जो पिछली क्लासों में हमने पढ़े हुए हैं एक्सपेंशंस, उनको रिवाइज़ कर रहे हैं यहाँ पर, ताकि इनफाइनाइट सीरीज़ में भी उनका हम सीधा उपयोग कर सकें। तो एक्सपेंशंस क्या होते हैं, कौन कौन से हमें काम में लेने हैं, उसके लिए द्विपद प्रमेय या विस्तार यानी बाइनोमियल थ्योरम या एक्सपेंशन। फर्स्ट है, दो संख्याओं के योग की पावर n, जहाँ n नेचुरल नंबर हो, तो ये होता है a की पावर n प्लस nc1 a की पावर n-1 b प्लस nc2 a की पावर n-2 b स्क्वायर एंड सो ऑन, और लास्ट में ncn आएगा आखिरी टर्म में, और a की पावर तो 0 हो चुकी होगी और b की पावर n। ये मूल द्विपद प्रमेय होती है। इसमें ये जो nc1 nc2 ncn-1 ये जो हैं, ये कॉम्बिनेशंस हैं जिनको कि भी आपने पढ़ा हुआ है पहले से। अगर इनका भी इंट्रोडक्शन दें तो ncr, वैसे ncr क्या होता है, संचय, कॉम्बिनेशन, n वस्तुओं में से r वस्तुओं के चयन करने के तरीके, उसको हम ncr कहते हैं। और इसकी वैल्यू होती है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n-r, या इसको ऐसे याद रख लेते हैं n n-1 n-2, n से शुरू करके एक एक घटते हुए कुल r टर्म्स, और नीचे 1 से शुरू करके एक एक बढ़ते हुए कुल r टर्म्स। ये कॉम्बिनेशंस होते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कहें कि 9c4, तो 9c4 की वैल्यू होती है, अगर फैक्टोरियल के आधार पर लें तो इसकी वैल्यू होती है फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 5, यानी अपर डिजिट का फैक्टोरियल अपॉन लोअर डिजिट का फैक्टोरियल, और नीचे ही दोनों के डिफरेंस का फैक्टोरियल, ये होता है। या इसको हम सरल तरीके से ऐसे सॉल्व कर लेते हैं, जैसे 9c4 की वैल्यू निकालनी है तो 9 से शुरू करके एक एक घटते हुए 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 4, कितनी टर्म लेनी है, जितनी लोअर डिजिट है, अपर डिजिट से शुरू करके एक एक कम करते हुए कुल उतने
फैक्टर्स होंगे जितनी लोअर डिजिट है। जैसे 4 है लोअर डिजिट, तो 9 से शुरू करते हुए कुल 4 टर्म, और नीचे 1 से बढ़ाते हुए कुल 4 टर्म, और ये सॉल्व होकर वैल्यू आ जाएगी। तो ये NCR या कॉम्बिनेशन की बात होती है। इसको फैक्टोरियल में ऐसे भी कह सकते हैं और वैसे इस तरह से कह सकते हैं। n से कम करते हुए आखिरी में क्या घटेगा n में से, r-1। ये ऊपर जो बार लग रहा है इसको ब्रैकेट माने, इसका मतलब है n माइनस ऑफ r-1, ऐसे। तो ये ऐसे ब्रैकेट लगाने की बजाय ऊपर बार लगा दिया, वो ब्रैकेट का काम कर रहा है। तो n से शुरू करके एक एक घटाते हुए, और आखिरी फैक्टर क्या आएगा, n में से r-1 घटेगा, जितनी लोअर डिजिट है उसका एक कम घटेगा। या ऐसे कह सकते हो कि कुल फैक्टर्स की संख्या r होगी। जैसे जहाँ 1 घट रहा है वो पहला दूसरा फैक्टर है, जहाँ 2 घट रहा है वो तीसरा फैक्टर है, तो जहाँ r-1 घट रहा है वो r वां फैक्टर होगा। तो n से शुरू करते हुए कुल r फैक्टर्स और नीचे 1 से बढ़ाते हुए कुल r फैक्टर्स, ये वैल्यू होती है NCR की। NCR की कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज हम डायरेक्ट याद रख सकते हैं। जैसे NC0 और NCN का मान 1 होता है, यानी जब लोअर डिजिट 0 हो या लोअर डिजिट अपर डिजिट के बराबर हो तो कॉम्बिनेशन का मान 1 होता है, और लोअर डिजिट 1 हो या n-1 हो, यानी लोअर डिजिट या तो 1 हो या ऊपर वाली से एक कम हो, तब दोनों केसेस में NC1 और NCn-1 का मान n होता है। ये डायरेक्टली याद रख लें। NCR का एक और गुणधर्म जो काम का है वो ये है कि उसमें हम लोअर डिजिट को कम करते हैं अगर लोअर डिजिट बड़ी हो जाए तो। जैसे NCR है और हम देख रहे हैं कि R थोड़ी बड़ी डिजिट है, इसको कम करना हो तो अपर डिजिट एज इट इज C, और नीचे वाली डिजिट की जगह दोनों का अंतर लिख सकते हैं, R की जगह n-r। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 9C7 है तो हम इसको लिख सकते हैं 9C, और 7 की जगह 9 और 7 का डिफरेंस यानी 2, इनकी वैल्यू सेम होती है। तो ये अब हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं क्योंकि फिर हम कॉम्बिनेशन ही पढ़ने लग जाएंगे। हम एक्सपेंशन पढ़ना शुरू किया था, फिर भी NCR के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैंने रिवाइज कर दी है। तो द्विपद प्रसार में एक तो यह है कि जब होल पावर n नेचुरल नंबर हो तो किन्हीं दो पदों के योग की होल पावर n का प्रसार ये होता है। फर्स्ट टर्म की पावर n से शुरू होते हैं और फर्स्ट टर्म की पावर कम होती जाती है, और दूसरी जो टर्म है उसकी पावर बढ़ती जाती है। यहाँ पे a की पावर n है, b की 0 है, फिर a की 1 कम हो जाएगी, b की 1 हो जाएगी, a की फिर 1 और कम हो जाएगी, b की 1 और बढ़ जाएगी, लास्ट में a की पावर ख़त्म हो जाएंगी, 0 हो जाएगी, और b की पावर n हो जाएगी। और गुणांक यहाँ पे भी गुणांक है NC0, उसका मान 1 होता है तो नहीं लिखा है उसको, फिर NC1, फिर NC2, NCn-1 और लास्ट में NCn। इस NCn का मान भी 1 होता है। तो ये तो मूल द्विपद प्रसार है। और ये कोई भी दो पद हों जिनके योग की होल पावर जितनी भी हो उतना लगा सकते हैं। जैसे कि 3x प्लस 4y की पावर 6, अगर हमें ये एक्सपेंशन करना है तो फर्स्ट टर्म यानी 3x की पावर 6 प्लस 6c1, फर्स्ट टर्म यानी 3x की पावर तो एक कम हो जाएगी, इनटू टर्म यानी 4y की एक पावर आ जाएगी, प्लस 6c2, 3x की पावर एक कम हो जाएगी यानी 4, और 4y की पावर एक बढ़ जाएगी यानी 2, एंड सो ऑन। और फिर एंड में 6c6 आएगा यानी कि 1, और फर्स्ट टर्म की पावर 0 हो चुकी होगी और सेकंड टर्म की पावर 6 हो चुकी होगी। इस तरह से हम ये द्विपद एक्सपेंशन करते हैं। तो ये सबको पहले से आता होगा, ये सब पहले का पढ़ा हुआ है, मैं केवल रिवाइज करवा रहा हूँ। दूसरा आता है जब n होल पावर n नेचुरल नंबर ना हो। जब होल पावर n नेचुरल नंबर नहीं होगी तो जैसे जब नेचुरल नंबर थी होल पावर, तब तो कोई भी दो पद a और b के योग की होल पावर n थी। जब n नेचुरल नंबर नहीं होगा तो फिर कोई भी दो पद नहीं होंगे, एक पद तो 1 ही होगा, दूसरा कोई भी पद होगा। यानी a प्लस बी की बजाय 1 प्लस समथिंग की होल पावर n का प्रसार करेंगे जब n नेचुरल नंबर ना हो। तो जैसे 1 प्लस एक्स की होल पावर n, तो 1 प्लस एक्स की होल पावर n का एक्सपेंशन ये होगा 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n-1 अपॉन फैक्टोरियल टू एक्स स्क्वायर। फिर अगले में जाएंगे तो एक फैक्टर ऊपर बढ़ जाएगा, नीचे फैक्टोरियल बढ़ जाएगा, एक पावर बढ़ जाएगी, यानी ऊपर जो दो फैक्टर थे n इंटू n-1 वो तो होंगी, n-2 भी आ जाएगा और फैक्टोरियल 3, और x पे एक पावर बढ़ जाएगी। और आगे जाएंगे तो n, n-1, n-2, फिर एक फैक्टर और होगा n-3, और नीचे फैक्टोरियल 4 हो जाएगा, ऊपर x की पावर 4, एंड सो ऑन। ये होता है 1 प्लस एक्स की होल पावर n का एक्सपेंशन जब n नेचुरल नंबर ना हो। एक बार फिर बोल दूं, जब नेचुरल नंबर नहीं है होल पावर तो दो कोई से भी पदों का योग का एक्सपेंशन नहीं होगा,
एक पद 1 ही होगा और दूसरा कुछ भी हो। और ये एक्सपेंशन और पिछला जो एक्सपेंशन हमने पढ़ा था जब होल पावर n नेचुरल नंबर थी, इन दोनों में अंतर यह है, एक अंतर ये भी है कि उसमें पदों की संख्या सीमित होती है। यानी जब होल पावर n नेचुरल नंबर है और कोई भी दो पद हैं, तो जब ये प्रसार करेंगे तो प्रसार में जितनी पावर है उससे एक अधिक पद आएगा। यानी n पावर है तो ये कुल पदों की संख्या n+1 होगी। जबकि इस वाले प्रसार में जब होल पावर n नेचुरल नंबर नहीं है तो एक बात तो ये कि एक टर्म 1 ही होगी और दूसरी टर्म कुछ भी होगी, और प्रसार में इनफाइनाइट टर्म्स आएंगी, सीमित नहीं होंगे, अनंत पद होंगे। हालांकि सीरीज हम पढ़ रहे हैं और हम जानते हैं कि कन्वर्जेंट सीरीज कैसे कहते हैं, डाइवर्जेंट कैसे कहते हैं। ये सीरीज कन्वर्जेंट तब होती है जब ये जो x है ये संख्यात्मक रूप से 1 से कम हो। तो ये एक्सपेंशन याद रखें, इनफाइनाइट सीरीज में, डिफरेंशियल इक्वेशंस में और भी बहुत जगह काफ़ी उपयोग होता है। इसकी पर्टिकुलर केसेस ज़्यादा यूज़ होते हैं आमतौर पे जब n का मान -1 हो और n का मान -2 हो, उन प्रसारों का हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो उनको हमने यहाँ पर अलग से भी लिख दिया है। जैसे अगर n की जगह -1 हो तो हो जाएगा 1 + x की पावर -1, इसका एक्सपेंशन ये इतना आएगा। ये कहाँ से आया, इसी में n की जगह -1 रख के सरल करके दिखा दिया है, वो इतना आएगा। तो इसको डायरेक्टली भी याद रख लें, ये होता है 1 - x + x² - x³ + x की पावर 4। यानी ये जो गुणांक है n, n-1, n-2 अपॉन फैक्टोरियल 2 वगैरह, ये सब संख्यात्मक रूप से 1 हो जाते हैं। तो x की पावर तो बढ़ती जाएंगी, x की पावर 0, x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 3, x की पावर 4 एंड सो ऑन। चिन्ह एकांतर क्रम में प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस आएंगे और गुणांक संख्यात्मक रूप से 1 हो जाएंगे। अगर x की जगह -x हो तो 1 - x की होल पावर -1 का प्रसार, तो इसी में x की जगह -x रख देंगे तो सारे पद प्लस हो जाएंगे। अगर होल पावर n -2 हो -1 की बजाय, तो सेम वही रहता है, बस जो गुणांक संख्यात्मक रूप से 1 1 1 1 1 थे वो 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन हो जाते हैं। 1 - 2x + 3x² - 4x³ एंड सो ऑन। और x की जगह -x हो तो फिर सारे प्लस हो जाएंगे। तो ये 4 एक्सपेंशन ज़्यादा यूज होते हैं। ये है तो इसी से, ये जनरल तो यही है, इसी में n = -1 और n = -2 रख के निकाले हैं। ऐसे ध्यान रख सकते हो कि जब पावर नेगेटिव है और अंदर प्लस है तो एकांतर क्रम में प्लस माइनस आएंगे, और पावर नेगेटिव है और अंदर नेगेटिव है तो फिर सारे प्लस हो जाएंगे। पावर -1 है तो गुणांक संख्यात्मक रूप से 1 1 1 1 1 1 आएंगे, और जब पावर -2 है तो गुणांक संख्यात्मक रूप से 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे आएंगे। इन एक्सपेंशंस को समेशन फॉर्म में भी लिख दिया है। तो जैसे ये समेशन फॉर्म है, इसमें अगर n = 1 से अनंत रखते जाएं तो ये पद आ जाएंगे, ऐसे ही करना। तो इन एक्सपेंशंस को याद भी रखें। ये जनरल एक्सपेंशन तो याद रखना ही है, इसका पर्टिकुलर रूप n = -1 और n = -2 के लिए, x की जगह x हो तब और x की जगह -x कर दें तब, इनको सबको सीधे याद रखें। और ये प्रसार हमें इनफाइनाइट सीरीज में तो कम से कम बहुत काम आने वाले हैं। लॉग का भी एक्सपेंशन हमें काम आता है, तो उसको भी ज़्यादा समय ना करके मैं सीधा लिख देता हूँ। log of 1 + x, log x का एक्सपेंशन नहीं होता, log of 1 + x का होता है। और log of 1 + x का एक्सपेंशन होता है x - x² + 2 + x³ 3 x की पावर 4/4 एंड सो ऑन। थोड़ा सा अंतर देखें इस प्रसार और इस प्रसार में। इन प्रसारों में पहला पद 1 है, इसमें पहला 1 नहीं होता, x की सिंगल पावर से शुरू होता है। दूसरा नीचे /2/3/4 है, वो फैक्टोरियल नहीं है, ओनली /2/3/4। जबकि जो 1 + x की होल पावर n का जनरल प्रसार था उसमें /2/2/3 ऐसे आते हैं। log 1 + x का जो एक्सपेंशन है उसको ध्यान रखें, और इसी में x की जगह -x कर दें तो log of 1 - x का एक्सपेंशन ही हो जाएगा, सारे पद नेगेटिव हो जाएंगे। समेशन फॉर्म इनकी देख ही लोगे। अब और भी कुछ एक्सपेंशन है जिनको डायरेक्टली याद रखा जा सकता है, फिलहाल यूज़ करने के लिए पहले के सालों में आपके पढ़े हुए हैं ये सब। जैसे साइन कॉस के एक्सपेंशन है, साइन x, इससे पहले आप ये समझ लें e की पावर x का एक्सपेंशन, e⁴x का एक्सपेंशन होता है 1 + x + x² 2 + x³ 3। यानी जितनी x पे पावर आएगी उतना ही नीचे फैक्टोरियल आएगा एंड सो ऑन। ये तो e⁴x का एक्सपेंशन होता है। e⁻−x का एक्सपेंशन, इसी में x के स्थान पर -x रख के आ जाएगा, तो उसमें एकांतर क्रम में प्लस माइनस चिन्ह आ जाएंगे।
ये e की पावर x और ये e की पावर माइनस एक्स का एक्सपेंशन। साइन हाइपरबोलिक x का एक्सपेंशन इसी e की पावर x वाले एक्सपेंशन के एकांतर पद आ जाते हैं, यानी पहला, तीसरा, पाँचवा, यानी विषम पावर वाले, तो वो साइन हाइपरबोलिक x का एक्सपेंशन हो जाता है। 1 पावर, 3 पावर, 5 पावर वाले पद इसी वाले। और कॉस हाइपरबोलिक x के एक्सपेंशन में इसी e की पावर x के प्रसार वाले सम पावर वाले पद आ जाते हैं। 1 एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन। तो इनको भी याद रखें, ये तीनों, और चौथा ये एक्सपेंशन साइन एक्स एंड कॉस एक्स के एक्सपेंशन में जो साइन हाइपरबोलिक एक्स और कॉस हाइपरबोलिक एक्स के एक्सपेंशन में जो पद होते हैं वो सभी प्लस होते हैं। इसमें एकांतर क्रम में प्लस माइनस होते हैं। यानी साइन एक्स के एक्सपेंशन में एक्स वाला पद, एक्स क्यूब वाला, एक्स की पावर 5 वाला, और एकांतर क्रम में प्लस माइनस प्लस माइनस। कॉस में सम पावर वाले होते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस। ये सारे प्रसार भी याद रखने। तो इनफाइनाइट सीरीज के लिए जो कुछ बातें, लिमिट्स, अनिर्धारित रूप, कुछ एक्सपेंशंस, प्रसार, उनकी काफ़ी आवश्यकता पड़ती रहती है। तो वो हमने आज डिस्कस किए हैं और इन सबको याद करें, याद रखें। सीरीज में जब इनको काम में लेंगे तब भी ये याद आते रहेंगे। इसके अलावा हम वापस इनफाइनाइट सीरीज़ पर लौटें तो इनफाइनाइट सीरीज में हमने कुछ टेस्ट पढ़े थे और उन टेस्ट के आधार पर कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। लास्ट वीडियो में हम प्रैक्टिकल कंपैरिजन टेस्ट पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे। उसी टेस्ट पर बेस्ड एक क्वेश्चन और हम ले रहे हैं और वो ये है, एनवा पद श्रेणी का UN इतना है, √n-1 माइनस √n अपॉन n की पावर p। जैसा कि इससे पहले वाले एक दो क्वेश्चन उन्होंने किया है कि जब ऊपर n का फंक्शन माइनस n का फंक्शन है तो उसको हम पॉजिटिव बना के नीचे ले लेते हैं। तो इसमें nवें पद को हमने ये सुधार किया है। ये जो फैक्टर है उस √n-1 माइनस √n इसके प्लस वाले फैक्टर से, यानी √n-1 प्लस √n से ऊपर नीचे गुणा कर दिया है। तो ऊपर तो आ जाएगा इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर और नीचे ही आ जाएगा, यानी एक सेम फैक्टर ये वाला, इससे अंश और हर को गुणा कर दिया है। तो ऊपर फिर n कैंसिल होकर -1 हो जाता है, यानी ऊपर से n का पद हट जाता है, केवल अचर बन जाता है। और नीचे जो आता है उसमें से इसमें से एक √n और इसमें से √n कॉमन ले लिया, यानी n की पावर हाफ कॉमन ले ली। तो बाहर जो n की पावर p है वो n की पावर p प्लस हाफ हो जाएगी और यहाँ √n कॉमन लिया है तो ये हो जाएगा √1 - 1 अपॉन n, और ये √n कॉमन ले लिया तो ये 1 हो जाएगा। ये जो बाहर गुणांक बन गया 1 अपॉन n की पावर p प्लस हाफ, इसको नई श्रेणी मानने के लिए, सहायक श्रेणी मानने के लिए Vn मान लिया है। तो माना Vn बराबर इतना, तब सिग्मा Vn यानी सिग्मा इतना, ये एक हाइपर हार्मोनिक श्रेणी है और ये हाइपर हार्मोनिक श्रेणी कन्वर्जेंट होगी अगर ये पावर p प्लस हाफ 1 से बड़ी हो, और p प्लस हाफ 1 से बड़ा हो को का मतलब हाफ को इधर ले जाएं तो p 1/2 से बड़ा हो। और ये जो हाइपर हार्मोनिक श्रेणी है ये डाइवर्जेंट होगी अगर ये पावर p प्लस 1/2 वो 1 से कम या बराबर हो, और वो तब होगा जब p 1/2 से कम या बराबर हो। तो ये तो जो हमने सहायक श्रेणी सिग्मा Vn मानी है उसका परिणाम आ गया। UN इतना था, इसको देखते हुए ही हमने सहायक श्रेणी मानी है। उसके बाद प्रैक्टिकल कंपैरिजन टेस्ट यानी व्यवहारिक तुलना परीक्षण लगाने के लिए UN/Vn की लिमिट निकालें। तो UN की वैल्यू ये सब और Vn की वैल्यू ये, UN/Vn करेंगे तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगी और केवल -1 अपॉन दिस फैक्टर ये रह जाएगा। और इस पर n टेंस टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो 1 अपॉन n की लिमिट 0 हो जाएगी। तो ये लिमिट -1/2 आती है जो कि एक अशून्य भी और परिमित भी राशि है। तो UN/Vn की लिमिट जब अशून्य परिमित राशि आ जाए तो इसका मतलब होता है प्रैक्टिकल कंपैरिजन टेस्ट से कि दोनों श्रेणियां समान प्रकृति की हैं। और जब समान प्रकृति की हैं तो जो सिग्मा Vn श्रेणी का परिणाम आया था वही सेम परिणाम दी गई श्रेणी सिग्मा UN का हो जाएगा। तो अब हम कह सकते हैं फाइनली कि जो हमें श्रेणी यहाँ पे दे रखी थी जिसका कि nवां पद इतना दे रखा था, वो श्रेणी कन्वर्जेंट होगी जब p 1/2 से बड़ा होगा और डाइवर्जेंट होगी जब p 1/2 से कम या बराबर होगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल। जय हिंद।